कैफ़े की सब्ज़ दीवारों पे लगी रंगीन मुसव्वरी से निगाहें हटाकर ग्लास वॉल के साथ रखी मेज़ के गिर्द देखो तो वहाँ आमने-सामने 2 लोग बैठे थे। शेज़ल की भवें भैंची हुई थी, उसकी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी, अब गरम हो रही थी। वो ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। उसे तुम्हें टेक्स्ट करने का वक़्त मिल गया, अदालतें भुगताने का वक़्त भी मिल गया, बस मुझसे मिलने नहीं आ सकी। न चाहते हुए भी उसकी ज़बान से शिकवा हुआ। 2.5 बरस निगाहों के सामने घूम गए, हर लम्हा याद आया। उसे आए हुए कितने दिन हो गए थे, कोई अगर याद ना आया, तो क्या सिर्फ़ शेज़ल थी? उसके घर के मामलात का तो तुम्हें इल्म होगा ही। क्या लगता है उसके लिए आसान है ये झेलना? मार्जिन देना सीखो यार। और एक मैच्योर दोस्ती में स्पेस ज़रूरी चीज़ होती है। तुम दोनों अब बच्चियाँ तो हो नहीं कि होमवर्क लिख कर वो तुम्हें कॉल्स मिलाती रही। वो हर दफ़ा की तरह गैर आरामदा अंदाज में कुर्सी पे बैठा था। निगाहों में संजीदगी थी। मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही, अनूर रूठेपन से बोली, लेकिन बस एक टेक्स्ट कर देती। तुम भी तो कर सकती थी। तुम मेरे मंगेतर हो या उसके? वो जैसे सुलगी थी। मरियम बेग बे उससे देखा और बेख्तियार हंस पड़ा। उसने पहली बार उन दोनों की मंगनी का जिक्र यूं किया था जैसे हक जताया हो। वो इतराफ़ करना चाहता था कि उसे अच्छा लगा है। और तुम ये मत समझो कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ। मुझे बस बुरा लगा है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? कोनी मेज़ पे रखे हथेली तले थोड़ी टिकाए उसने दिलचस्पी से पूछा। ये एक मसला है और तुम अवामी मसाइल हल करने वाले, यहाँ कैफ़े में बैठकर? मेरे मसाइल तो तुम्हें जहन्नुम में बैठकर भी हल करने होंगे। आपके मसाइल तो आँखों पे। अच्छा बताओ क्या करना है? बल्कि यार, उसे वक़्त दो, वो आ जाएगी। खुद तुम मुझे ये बताओ, अब्बा चाह रहे हैं शादी की तारीख फ़िक्स करें। कब आएँ हम? वो हमोस मुट्ठी तले थोड़ी टिकाऊ से देख रहा था। अब्बा चाह रहे हैं या अब्बा का बेटा? ख्वाहिश अब्बा के बेटे की है, कहेंगे अब्बा, क्योंकि बेटा ज़रा मशरक़ी इक़्तिदार का पास रखने वाला है। तुम पूरी फ़िल्म हो मरियम। शेज़ल सारे में पहली बार मुस्कुराई। और तुमने सिर्फ़ ट्रेलर देखे हैं। फ़िल्म वैसे भी मेरी है, पूरे हक़ के साथ। सीने पे हाथ रखकर कहा, खैर मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मैं शादी के बाद काम करना नहीं चाहती। मैं जॉब छोड़ दूँगी। तुम कमाओगे और मैं उड़ाऊँगी। कबूल है? वो बेहद संजीदा थी। और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि वरयाम ने इस बात में सर हिलाया। आँखों में मान था जिसे शेज़ल ने पढ़ लिया। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों कैफ़े से बाहर निकल रहे थे, एक लम्हे के लिए शेज़ल ठिठक गई। कई लम्हे वो सांस लिए बगैर सामने देखती रही। वो सामने खड़ी थी, हमेशा की तरह ग्रेसफुल, नफ़ीस, बावक़ार। वक़्त ने उसके चेहरे की संजीदगी को नर्म सा तासुर दे दिया था। शेज़ल के लिए वो 2.5 साल दरमियान से सिरक गए। तब तुम दोनों दोस्ताना पार्ट 2 की शूटिंग कर लो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। वो कहकर निकल गया। शेज़ल छोटे-छोटे कदम लेती हुई उसकी तरफ जा रही थी। ज़ीनिया ने गाड़ी की टेक छोड़ दी। दोनों को बैक वक़्त बहुत कुछ याद आया था। हॉस्टल, दोस्ती, मोहब्बतें, नफ़रत, दोस्ती। हॉस्टल की बालकनी में वो दोनों एक साथ फर्श पे लेटी थी, हँस रही थी, गॉसिप उरूज पे थी। मेस में से चोरी-छुपे खाना निकालना, शेज़ल का किताबें पढ़ना, ज़ीनिया को कहानी सुनाना, ज़ीनिया का गुस्सा, ढाई ढिठाई, शेज़ल की नॉन सीरियस तबीयत मगर वक़्त पड़ने पे अच्छे मशवरे देना। वो दोनों अब एक-दूसरे के सामने खड़ी थी। कितने ही लम्हे एक-दूसरे को देखते रहने के बाद ज़ीनिया ने आगे बढ़ उसे गले लगाया। उसके कंधे पे थोड़ी रखी आँखें बंद कर लीं। शेज़ल ने अपने बाजू सख्ती से उसके गिर्द बाँधे न जाने क्यों आँखें उभर आई थीं। दोनों कई लम्हे बगैर कुछ कहे एक-दूसरे के करीब खड़ी रहीं। फिर ज़ीनिया ने चुप कहा, "ये रोज़ा तोड़ा। मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी। मेरे अलावा कोई दोस्त तो नहीं बना है? तुम्हारे अलावा किसने बर्दाश्त करना था?" शेज़ल मुस्कुराई और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसे गोल-गोल घुमाने लगी। लोगों ने देखकर पागलपन का लक़ब दे रहे थे। लोगों ने कहा किसकी ज़िंदगी जी होती है। होंठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मैयत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। स्टूडियो में स्टीरियो में एक बजते गाने ने स्टडी के माहौल में सोगवारी की कैफियत पैदा कर दी थी। रोशनियाँ कतरे मध्यम थी। खिड़की के आगे रखी मेज़ के ऊपर 2 जदीद फ़ानस लटक रहे थे, जिनसे फूटती ज़र्द रोशनी घुंघराले बालों वाले आदमी के नीम रुख पे पड़ रही थी। मेज़ की एक तरफ उसका साया लंबा हो रहा था। मेज़ के आस-पास कागज़ मुड़े टिड़े पड़े थे। स्याही की दवात सामने रखी और कलम उँगलियों के दरमियान फँसाए, उसने गहरी लंबी थकान ज़दा साँस अंदर खींची, फिर सर झुका दिया। यूँ करने पे उसके बाल माथे पे गिरने लगे।
आर्टिस्ट की लंबी धंधमी उंगलियां भूरे कागज पर चलने लगी। स्याह रंग की रोशनाई से उसने कुछ देखा। तुम्हारे नाम, यानी मोहब्बत के नाम। अजान की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। कई लम्हे खालिद ज़हनी के आलम में बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उसने हाथ से टटोला तो उसके हाथ मोबाइल से टकराया। मंदी मंदी आंखों से उसने देखा कि फजर का वक्त है। सुबह खैज आदमी उठ बैठा, कई लम्हे बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था। बालकनी के नीचे लॉन की घास पर जाए नमाज बिछाए वो दराज कद लड़की सजदे में झुक रही थी। चंद सानिये बाद उसने शहादत की उंगली उठाई, फिर सलाम फेरा। गैस महवियत से उसे तकता रहा। कितनी पुरसुकून थी ना वो नमाज़ें नहीं पढ़ता था, उसे लगा था उसे क्या ज़रूरत मांगने की, और मांगने पे वो कौन सा उसकी सुन लेता है। मगर वो नमाज पढ़ते हुए लोगों को बहुत गौर से देखा करता था। तो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी, उसी लम्हे कैसे अपनी उंगलियां चेहरे के सामने की, फिर हंस दिया। एक जैसी तो है, फिर उसके पास सब और मेरे पास कुछ कुछ नहीं। ऐसा क्यों? निगाह उठाकर सुरमई आसमान को देखा जो हल्का हल्का नीला पड़ रहा था। काश मैं आपका फेवरेट होता। जाए नमाज लपेट कर उठ खड़ी हुई। सुरमई नाइट सूट में मलबूस आदमी कमरे से निकलकर नीचे की तरफ आया। उसे नमाज नहीं पढ़नी थी, उसे खुदा को याद नहीं करना था। जब वो उसकी मर्जी की चीजें नहीं देगा तो कैसे उसके सामने नहीं झुकेगा। ये उसके जहन के फैसले थे, अटल थे, गलत थे, बिल्कुल गलत। वह किचन में चूल्हे के आगे खड़ी थी। सॉस पैन में दूध था जिसमें वो पत्ती डाल रही थी। उसी लम्हे वो दरवाजे की चौखट में नमूदार हुआ। चंद लम्हे उसकी पुष्ट पे खड़े वो उसे देखता रहा। आज वो आगे नहीं गया। कुछ था जिसने उसे फासले रखने पे मजबूर किया था। वो उसे मिल्कियत और मोहब्बत समझ कर करीब रहता था। अब शायद वो दोनों नहीं थी। कई लम्हे वो खामोश रहा, फिर खाली बावर्ची में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम खुश हो? उस आवाज़ पे वो पलटी नहीं, उबलती चाय को देखती रही। शादी खुशी की जमानत नहीं होती। मुतमईन करती है या फिर गैर मुतमईन। मैं मुतमईन हूँ। क्या मैं तुम्हें तंग करता हूँ? हाँ। इलायची तोड़कर चाय में डाली। जहन में सिर्फ एक बात थी, अगर ये चाय वो मेहदी के आने पे उसे पिलाए तो क्या उसे पसंद आएगी? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? कि तुम मुझसे गिले छोड़ दो? बाजू सीने पे बांधते सवाल किया। तुम्हें मेरे गिले शिकवों से बेनियाज रहना चाहिए। ओके, जो तुम कहो। वो जो जवाबन कुछ सख्त से सुनने को तैयार थी, उसके सादा जवाब पे एक लम्हे को झटकी। फिर गहरी सांस लेकर स्टैंड से 2 मग उतार कर सिंक पे रखे। ये बताओ, तुम खुश कैसे होती हो? जीनिया चुप रही। तुम जानती हो ना, मैं जवाब सुने बगैर कहीं नहीं जा रहा। क्यों खुद को मुश्किल में डालती हो? मोहब्बत ज़ाविया बदलती है। अब मैं तब खुश होती हूँ जब वो खुश रहता है। तुम कब अपने काम से काम रखना सीखोगे? तुम इस घर में रहो और मैं तुम्हें इग्नोर करूँ, ऐसा हो सकता है? क्या किसी दौर में मैं तुमसे बेनियाज हो सकता हूँ? चाय कप्पों में डाल कर वो पलटी। कुछ तूफान आते हैं, इंसान की मताए हयात ले जाते हैं, और पीछे वो खाली हाथ रह जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आता है जब अपने सामने वो कुछ ऐसे हालात देखता है जिनसे वो मूव ऑन नहीं कर सकता। ना उन्हें देख सकता है, ना नज़रें चुरा सकता है। ये हर इंसान का इम्तिहान होता है। मैं अपना इम्तिहान पास करके आई हूँ। ये तुम्हारी बारी है। वो एक बार फिर उसकी तरफ पुश कर चुकी थी। प्लीज़ मूव ऑन करो कैस। तुम्हें मेरी फ़िक्र है? नहीं, मुझे मेरी फ़िक्र है। मैं रोज़-रोज़ तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हें देखकर मुझे सब याद आता है और बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं ज़िंदगी के हर मनफ़ी असर से बाहर आना चाहती हूँ, और तुम मेरा मनफ़ी चार्ज हो, जिसे मैं पीछे छोड़ आई हूँ और अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। कैसे समझने वाले अंदाज़ में चल आया। यानी तुम मुझे नहीं देखना चाहती। मेरी वज़ह से तुम्हारा मूड ख़राब होता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का मनफ़ी चार्ज हूँ। मेरी वज़ह से तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल हैं, और तुम चाहती हो मैं वो हर काम छोड़ दूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में मुदाख़लत होती है। वो किसी ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसे माँ ने कोई सबक रटाया और वो अपने किसी साथी तालिब इल्म को वही रटा-रटाया सबक सुना रहा हो। मासूम ना हो तो। ज़ीनिया कुछ न कह सकी, बस मेकान के अंदाज़ में सरस बात में हिला दिया। ओके, जो तुम कहो। आज के बाद तुम्हें मेरी वज़ह से कोई मसला नहीं होगा। ज़ीनिया हाकिम का माथा ठनका था। वो गैस की आंखों में कोई पुराना और शनासा तासुर पड़ चुकी थी। वही जो उसकी वाइब था। बिल्कुल वही जो 31 दिसंबर की रात उसकी आंखों में था। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट उतर गई। वो कुछ करने वाला था, शायद नहीं, यकीनन। तुम क्या करने वाले हो? खदशा, खौफ, खशमगी निगाहें। कैसे उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया, दरवाजे की टेक छोड़ी और आगे आया। तुमसे मूव ऑन? और और क्या?
चाय का कप उठाते हुए वो अनजान बना। तुम्हारे पास लेने को अब कोई जान नहीं है गैस। तुम किसी को नहीं मार सकते, और अगर तुमने किसी को मारने की कोशिश की तो मैं मेरे पास तुरुप का पत्ता है। मुझे सच सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? वो खौफजदा थी, उसे अब होना भी चाहिए था। खुद को आज़ाद कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें छोड़कर खुद को चुना है। चाय का कप लबों से लगाया और पूरा समूह बनाया। बहुत बुरी चाय है, बेहतरी की अशद ज़रूरत है। रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ पलट गया। लबों पे कोई गीत था, चाल मसरूर। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुमसे हिसाब लूंगी। मैं सामने वाले को इस काबिल ही नहीं छोड़ता, मिस हाकिम। चाय का मग एक तरफ उछालता वो पानी पलट कर उस पे एक भी निगाह डाले बगैर अपने महल में उसी शान से चलता गया जो उसका खासा थी। मोहब्बत पिलाने भेज कर आया शख्स आज़ाद था। उसके पास सब पर थे, खारदार पर। अगली सुबह वो तैयार होकर नीचे आई तो गेट पे एजल और मीरा खड़े थे। मीरा उन मीरान बुरी तरह रो रहा था और मीरा उसे संभालने में हलकान हो जा रही थी। जिनिया को आते देखो उसकी तरफ मुड़ी। सब ठीक है? मीरान क्यों रो रहा है? उसने कहते साथ हाथ बढ़ाए मीरा के कंधे से चमट कर रोते मीरान को बाजुओं में भरा। कल रात से इसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो अब डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। रो देने को थी, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। एजल के स्कूल में पीटीएम है, वहां जाना भी बहुत जरूरी है। जीनिया मीरान को बाजू पे डाले अब उसके पेट को हल्के हल्के से छू कर चेक कर रही थी। उसका पेट काफी सख्त था और यूं छूने से उसे सुकून मिल रहा था। मुझे लगता है इसका पेट खराब है, आप उसे डॉक्टर को दिखाएं। एजल के साथ मैं चली जाऊंगी। उसे पेट के दर्द के लिए मालिश करनी आती थी, लेकिन पराए बच्चे पर रिस्क लेना उसे गलत लगा, तो उसने पेशकश भी नहीं की। मुझे अपनी मामा के साथ जाना है। मीरा से पहले एजल ने टका सा जवाब दिया। उसे पल मीरान और जोर जोर से रोना शुरू कर चुका था। मुलाजमीन अब मुड़ मुड़कर उसी की तरफ देख रहे थे। अंदरूनी दरवाजे से दफ्तर के लिए तैयार गैस भी उसी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें धूप पड़ने पे छोटी हो रही थी। एजल, बच्चे, मैं तुम्हारी टीचर से बात कर लूंगी। इस वक्त तुम आंटी के साथ चली जाओ ना। देखो भाई कितनी बुरी तरह रो रहा है। मीरा ने उसको पिचकारना चाहा। वो उनके करीब आकर रुका, गालिबन सारी बात वो सुन चुका था। एजल, तुम आंटी के साथ जाओगी। मेरा तुम जाओ, इसके जरूरी सामान ले आओ, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो मीरान को उससे लेते हुए बोला। एजल ने जवाब देने को मुंह खोला, मगर गैस के संजीदा और सपाट तासुरात देखकर चुप रही। अलबत्ता उसके चेहरे से आया था उसे पेशकश यानी हुक्म सख्त खिला था। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन मनाई, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीरान को कंधे पे डाले अब वो उसकी पीठ थपथपा रहा था। बच्चों के लिए वो नरम पड़ ही जाता था। मजीद किसी बहस का इरादा तर्क करते हुए मीरा अंदर की तरफ चली गई। जीनिया और एजल स्कूल के लिए रवाना हो गई। गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठे हुए उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। जीनिया अपने फोन पे शेजल के मैसेज के जवाब दे रही थी और एजल खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे पलट कर एक बार भी जीनिया की तरफ नहीं देखा था। और बताओ, तुम्हारी टीचर से तुम्हारी मम्मा के बारे में सच कहूँ या झूठ? फोन गोद में रखती वो उसकी तरफ मतवजह हुई। झूठ, बिल्कुल वैसा जैसा मम्मी बोलती है। और मम्मी क्या बोलती है? यही के डेड नेक्स्ट टाइम पीटीएम में जरूर आएंगी। आ भी सकते हैं, नॉट अ बिग डील। एजल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, इंतहाई संजीदगी से या फिर सटमहरी से। डैड ने दूसरी शादी कर ली है। उनके पास अब हमारे लिए वक्त नहीं है। शायद आप नहीं जानती। दुनिया की रंगत फीकी पड़ी, दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया हो। उसे वो वक्त याद आया जब हाकिम साहब के रबाबत बाहर बढ़ने लगे थे। अम्मा और अब्बा के झगड़े बढ़ गए थे और उन दिनों वो खौफजदा रहती थी। घर और खानदान हर बच्चे की हैप्पी प्लेस होती है और कई बच्चों ने उस हैप्पी प्लेस को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा है। इज़ल उनमें से एक थी। तो मुझे नहीं पसंद नहीं करती। दुनिया के बराह रास्त सवाल पे भी उस बच्चे की आंखों की बेखौफी कम ना हुई। वो बराह रास्त उसे देख रही थी। जरा भी नहीं। तुम तो बहुत बहादुर हो, सरेआम एतराफ। अब के जीनिया अंग्रेजी में बोली थी। एजल मोहिब अगर उसके चेहरे पे नागवारी या फिर शर्मसारी देखना चाहती थी तो वो नाकाम रही। जीनिया के मुस्कुरा रही थी ऐसे जैसे उसे फर्क न पड़ता हो। आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्योंकि मैं आपकी भांजी हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी बच्ची हो। अब के उसकी आंखें बाकायदा छूटी हुई थी। वो चंद मिनट के अंदर अंदर जीनिया हाकिम के मुतालिक अपने सारे अंदाजे गलत होते हुए देख रही थी। नहीं, उसे ये नहीं देखना था। वो एजल की फेरी टेल में चुड़ैल का किरदार अदा करती थी, अब वो कोई और किरदार कैसे ले सकती थी? क्योंकि तुम मुझे मेरे जैसी लगती हो। मेरे पीटीएम में भी मेरे बाबा नहीं जाया करते थे, अम्मा को जाने नहीं देते थे। फिर क्या? मैंने अपनी टीचर को साफ साफ बता दिया था कि मेरे अम्मा अब्बा नहीं आएंगे, क्योंकि वो आना नहीं चाहते। आपको अगर कोई शिकायत है तो वो मुझे लिख कर दे दें या फिर मुझे मार लें। फिर उन्होंने मारा? हाँ, मैंने खुद को इतना परफेक्ट बना लिया कि अगली बार उनको मुझसे कोई शिकायत ही नहीं हुई। पूंछ, बशर, मेहदी,
उसके सब दोस्त हर एक को लगता था ज़ीनिया ने खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद को सख्त और एक्सट्रीम बना दिया है। कोई उसकी कहानी नहीं जानता था। वो कहानी जिसमें उसने ये सब चुना नहीं था, बल्कि मुकद्दर में मजबूरी बनकर मिला था। बाज़ दफ़ा हमारे पेरेंट्स हीरो नहीं होते। कुछ लकी बच्चों के पेरेंट्स की तरह हमारे लिए हर वक़्त मौजूद नहीं रहते। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बुरे थे। हाँ, वो सही कह रही थी। कुछ बच्चों के लिए उनका ख़ानदान सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। वालिदैन हर वक़्त मौजूद नहीं रहते। ऐसे बच्चे वक़्त से पहले बड़े हो जाते हैं। कंधों पे स्कूल बैग्स के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी उठा लेते हैं और घर से खाने के टिफ़िन के साथ ट्रॉमास का बॉक्स भी साथ लाते हैं। लेकिन बच्चों को कोई हक़ नहीं होता कि वो आइंदा नस्ल पे उसी ट्रॉमा की छाप छोड़ दें। आप क्या कहना चाहती हैं? उसके चेहरे पे कोई बचकाना सी वहशत थी। वो उस औरत के साथ बैठी थी जिससे वो नफ़रत करती थी, लेकिन नफ़रत का ये खौल तो चुटक कर रह गया। चंद मिनट क्या, बस चंद मिनट। शायद गैस कंप्यूटर उस कहता था कोई ज़िनी हाकिम से मिले और उसका सिर ना हो, या तो उसके पास दिल नहीं या फिर कमबख्त झूठा है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए रखें। आपको गलत लगता है, हम दोबारा कभी इकट्ठे नहीं होंगे। बुलंद और बदतमीज़ लहजे में कहकर वो रुख मोड़ गई। ज़ीनिया के लबों पे बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट कायम रही जो गाड़ी में पीछे बैठते बैठते वक़्त थी। वो जज़्बात काबू करना सीख चुकी थी। दूसरी तरफ गैस की गाड़ी में मीरा और गैस पिछली नशिस्त पे बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी को अस्पताल जाने के रास्ते पे घुमा रहा था। अगर ये दर्द रात से है, तो तुम्हें बताना चाहिए था। बच्चों के मामले में लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम्हें मेरे बच्चों का सगा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें खुद देख सकती हूँ। मीरा रुखाई से कहकर मीरान को थपकने लगी थी। सगा तो मैं हूँ, इसलिए तुम इस वक़्त मेरी गाड़ी में मौजूद हो। हाँ, कुछ वक़्त पहले जो मैंने किया था, वो बहुत गलत था, मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ। हर इंसान गलतियाँ करता है, मुझसे भी हो गई। अब पिछले वक़्त में जाकर मैं सब ठीक तो नहीं कर सकता ना? मीरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देखा। ये लब ये लबो लहज़ा, ये बदले हुए तेवर, वो आखिरी किन तैयारियों में था? काज़ब के हाथ पे किसका खून लगना था? नामा माला किस शाहकारी का इज़ाफ़ा होना था? तुमने मेहदी और ज़ीनिया के साथ भी गलत किया है। अपनी हालत पे काबू पाते वो ठोस लहजे में बोली। किस-किस से माफ़िया माँगते रहोगे? ज़ीनिया और तुमसे माफ़ी माँग चुका हूँ। मेहदी और मैं भाई हैं। हमारा मामला हम खुद देख लेंगे। तुम अपना बताओ, माफ़ किया? क्यों माफ़ी माँग रहे हो? मोहतात हुई मीरान को सीने में भेंच लिया। बाकियों के लिए मुख्तलिफ वजूहात हैं, तुम्हारे लिए मुख्तलिफ। मेरे लिए क्या वजह है? मुझे मेरी वाहिद दोस्त वापस चाहिए। तुम्हें नहीं लगता देर हो गई है? उसका लहजा नम था, निगाहों में थकान, कुछ पुराने गिले भी थे। देर नहीं हुई, बस वक़्त बदल गया है। पहले मैं तुम जैसी बच्ची को सँभालता था, अब तुम्हारे बच्चों को सँभालता हूँ। मीरा गिली आँखों से बेसख्ता हँस दी। गैस के लब भी हल्की-सी मुस्कुराहट में ढल गए थे। बिल-आखिर किस्साफ़तें धुल रही थी। उन दोनों ने कभी न कभी करीब आ ही जाना था। तुम तो इन बच्चों के बाप को भी सँभाल चुके हो। उसका इशारा उस दिन की तरफ था जब गैस हॉकी और बल्लों से मोहिब के जिस्म की हर हड्डी तोड़ कर आया था। मोहिब की वो हालत याद करके वो दोनों एक साथ हँसे थे। ये मेहदी का आइडिया था तुम्हें। मेरा तो पता है, मुझे सिर्फ़ पिस्तौल की ज़बान आती है। लेकिन मेहदी ने कहा इस बार हम उसे सिर्फ़ धमका कर रहेंगे। वो अलग गाड़ी में आने वाला था। मैं पहले पहुँच गया और वहाँ मोहिब के कोई 9-10 दोस्त थे। उस वक़्त को याद करके वो गहरा मुस्कुराते हुए महज़ूज़ अंदाज़ में बता रहा था। उसके चेहरे से आया था आपकी बहन की पसंद को पीट कर आने के बाद वो कितना खुश था। मैंने मेहदी का इंतज़ार किए बगैर मोहिब को मारा था। उसके जो दोस्त बीच में आए, मैंने उनको भी मारा। मुझे नहीं पता मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आई, लेकिन मैं दोनों हाथों से उन्हें मार रहा था। मोहिब के वक़्त तक मेहदी आ गया था। वो पूरे 1 महीना इस अस्पताल में रहा था। मीरा ने उसे मलामत करनी चाहिए। किसी गैरतमंद मर्द की बहन से राब्ते बढ़ाएगा, तो यही होगा। उस वाक़ये के बाद से कुछ तल्ख़ यादें भी थीं, जिन्हें उन दोनों ने कसदन नहीं छेड़ा। तुम्हारे 2 बच्चों और उनके बाप को सँभालने के बाद भी मुझे लगता है, तुम इन सबसे छोटी बची हो। मेरा दिमाग घुमा कर रख देती हो। वो अब मीरा को देखे उसे तंग कर रहा था। तुमने तो मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। मीरा सर्वर गंभीर। ये इजाज़त आज तक किसी को नहीं मिली। तुमने कारनामे बंदूक मारने वाले किए थे। अब्दुल्ला ज़मान गंभीर। मार देती, तुम्हारे सारे गिले ख़त्म। सड़क पे नज़रें जमाए फ़राग दिली से ऑफ़र थी। सोया हुआ मेरान जाग गया था और दोबारा रोने लगा था। मीरा उसे थपकने लगी थी। अस्पताल के दरवाजे पे गैस ने गाड़ी रोकी। फिर मीरा की तरफ से आकर उसका दरवाज़ा खोला। मीरान को उससे ले लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीरान को चेक कर रहा था। गैस की पूरी तवज्जो बच्चे की तरफ थी और मीरा उसे देख रही थी। आपके अंदाज़ कुछ मशकूक थे। तुम क्या करने वाले हो वैसे? गैस ने चौंक कर उसे देखा। मैं? मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मुझे तुम बताओगे। मैं अपने भांजे को अस्पताल लेकर आया हूँ। उसका इलाज करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या समझाऊँगा और क्या कर रहा हूँ? वो जैसे मुतअज्जब हुआ। अदाकार,
मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही। ये माफ़िया, ये ताल्लुकात की दुरुस्ती, ये सब क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट? वो मुस्कुराया। अब्दुल्ला ज़मान, तुम्हारे ज़हन में क्या खुराफात पक रही है? अब वो ज़रा ज़ोर से बोली, ऐसे कि डॉक्टर ने उन्हें पलट कर देखा। जैस को खफ़ सी हुई, अलबत्ता मीरा उसे उन्हीं मशकूक नज़रों से देखती रही। क्या ज़रा सा आगे का हुआ रुख उसकी तरफ है, आवाज़ धीमी रखी। मैं बहुत नुकसान कर चुका हूँ अपना भी और तुम सबका भी। अपनी ऑब्सेशन के पीछे खुद को ख्वार भी करवा दिया, वरना जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत नोबल और आला था। अपने मुकाम से मैं इसलिए नीचे आया कि शायद उसे रूबरू दिखाई दूँ, लेकिन नहीं। मसला मेरा मेरा नज़र मेरा ना नज़र आना नहीं था, मसला उसकी निगाह थी, जिसके मंज़र बदल गए थे। अब कोई खुद को अर्श पे रखे और मैं उसके फर्श पे एड़ियाँ रगड़ूँ, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही कर रहा हूँ मैं। मीरा का अटका हुआ सांस बहाल हुआ, सर पे लटकती तलवार जैसे हट गई हो। क्या वाक़ई ऐसा है? क्या हम सब नॉर्मल हो रहे हैं? वो बेयकीन थी। ऑफ़ कोर्स। गैस ने गोद में रखा उसका हाथ नरमी से थपका, फिर पलट कर डॉक्टर को देखा। अब वो डॉक्टर से कुछ कह रहा था, आवाज़ें मादूम होती चली गई। वहाँ हज़ारों लोगों का मजमा था। कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तलबा का जम गफ़ीर जमा था। सफ़ेद कमरे ने उसकी ज़िंदगी से लोग छीने थे। वो लोग जो मेहदी को फ़ैसिनेट किया करते थे, ढाई बरस वो अपने महबूब शौक से दूर रहा था, क्योंकि उसे उसके अंदर खलफशार था। वो बिस्मिल था, ऐसा बिस्मिल जिसने अपनी ज़ात के ज़ख्म खुद तक रखे थे। उनकी नोकें उठा कर लोगों को ज़ख्मी नहीं किया, और आज जब उसकी रूह तंदुरुस्त थी, तब वो लोगों के पास लौट आया था। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। माइक चेहरे के करीब लाते मजमे पे निगाहें जमाए उसके लबों से सबसे पहले यही अल्फाज अदा हुए। लोगों का रोज़ शोर बढ़ गया, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेहदी को खामोश होना पड़ा। लोग उसे बोलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेकरारी बता रहे थे। मुझे लगा था मैं कभी आपके सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकूँगा। कभी उसे खामोश होना पड़ा। लोग चीख-चीख कर उसकी मौजूदगी को सराह रहे थे। उनकी आँखों पे बैनर्स थे, जिन पे लोग दिली कैफ़ियत लिख कर आए थे। लोगों ने उसे मिस किया था। ये मुकाम, ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी थी। अल्लाह ने मुझ पर बड़े करम किए हैं। इतना कि मैं सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र अदा करूँ, लेकिन जो आज इस वक़्त आप सबके सामने खड़े होकर मिला है, मैं उस एहसास का शुक्रिया सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकूँगा। उसकी आँखें नम हो रही थीं। उसके से देखते सुनते लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था। मेहदी सरवर कमरी ने अपनी ज़िंदगी में लाखों ज़ख्मी रूहों पे मरहम रखा था, और आज वो सब उसे उसका दिया वापस कर रहे थे। उसकी मखलूक के साथ क्या हर अच्छा सलूक वो याद रखता है? ज़िंदगी की शुरुआत कभी भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होती है, लेकिन अंत पे हमारा कुछ-कुछ इख्तियार होता है। अपने अंत पे भी और अपने से जुड़े लोगों के अंत पे भी। माइक हाथ में थामे उसने कहना शुरू किया, तो लोग हमेशा की तरह तमसात गए, एहतरामन खामोश हो गए, रूह के कानों से उसे सुनते गए। इंसान पे ज़िंदगी में बहुत बुरे-बुरे दौर आते हैं। कभी-कभी ऐसे कि ना रोने से हल निकलता है, ना दुआओं से, ना किसी किस्म की ताकत आज़माई से, ना ताल्लुकात काम आते हैं, और ना जान मारना किसी खाते में आता है। ऐसे में इंसान 2 तरह के अमल करता है। या तो वो हर तरह से हिम्मत हार जाता है, या फिर वो बीच के रास्ते निकालता है। लेकिन इंसान स्लो एंड स्टडी प्रोसेस भूल गया है। दुआएँ यूँ काम नहीं करती कि यहाँ आपने कुछ माँगा और यहाँ फ़ौरन से दुआ कबूल हो गई वो। वो हमेशा की तरह स्टेज के इख्तिताम हिस्से पे पैर लटकाए बैठ गया। एक टाँग लटकाए, घुटना मोड़े, अपने लोगों को देखते हुए कह रहा था, दुआएँ आहिस्ता-आहिस्ता काम करती हैं। आपका अमल फ़ौरन से काम नहीं आ जाता, आपके ताल्लुकात हमेशा उठकर आपका काम नहीं करते थे। ऐसे में इंसान अपने अंत में कुछ ऐसा कर देता है कि उसे बाद में खुद ही पछताना पड़ता है। इसलिए इंसान को अमल से पहले एक बार सोचना चाहिए कि अब आप कहेंगे, हमने सोचा तो था। नहीं भई, वैसे नहीं सोचना जैसे खरगोश ने सोचा कि यार ये कछुआ खुद हेलमेट पहन के घूम रहा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है? बल्कि कछुए की तरह सोचना है कि सफ़र ज़रूरी है। खरगोश जीतने के लिए दौड़ा था, कछुआ अपने लिए। उसकी जूती को भी फ़र्क ना पड़ता, अगर वो हार जाता, वो दोबारा शेर के साथ वापस जाकर रेस लगा लेता। लोग हँस रहे थे। मुस्कुराहटें उनके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। मेहदी मुस्कुरा रहा था, जलती बुझती फ्लैश लाइट्स में उसका चेहरा दमक रहा था। खरगोश अना और गुरूर के साथ भागा था, जीत के खुमार और ज़ाम में। उसके लिए जीत मकसूद थी, हार तो उसके मुँह पे एक्स के थप्पड़ की तरह लगी। क्यों क्यों लगी जानते हैं? क्योंकि उसकी तकनीक गलत थी। सब समझते हैं वो गुरूर की वजह से हारा। ऐसा नहीं है, वो कछुए की स्पीड देख रहा था। बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल छोड़ दूसरों की आसूदगी देखते हैं। खुद तरसी में मुब्तला होते हैं।
یا پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کمتر ہیں، پھر سوچتے ہیں یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا، کیا ہو گیا اگر میں بھی برے گریڈ میں گریڈز میں رہ لوں، ٹاکسک تعلق ہے تو کیا ہوا، ہو گیا، اور بری دوستی ہے تو چلنے دیتے ہیں۔ اس سب میں وہ سرور کہاں ہے جس کے پیچھے کچوا بھاگا تھا؟ کیا چیز تھا وہ؟ کیسی خود اعتمادی اور بے نیازی تھی اس میں اسے اپنے ان سے جیت نہیں، کوشش چاہیے تھی۔ جنگل کے سارے جانور ظاہر ہے ہوٹنگ کرنے ہی آئے تھے، اور ساری ہوٹنگ کچوے کے خلاف ہی ہونی تھی، لیکن وہ چلتا رہا کیونکہ اسے خود پہ اعتماد تھا۔ ایسا اعتماد کہاں سے آئے؟ میں بتاؤں؟ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ لوگ اس کا جواب جاننے کے لیے شور کرنے لگے۔ ایسا اعتماد بغاوت سے آتا ہے۔ ملک و قوم سے بغاوت ایک الگ چیز ہے، یہ بغاوت معاشرے کے نام نہاد اقداروں سے ہے، جنہوں نے کچرے کو بتایا کہ تم نہیں جیت سکتے، اور انہیں اقداروں نے خرگوش کو بتایا کہ تم فاتح ہو۔ کمزور کو مزید کمزور اور طاقتور کو مزید طاقتور بنانے والے یہی اقدار غلط ہیں، ان سے بغاوت ضروری ہے۔ میں آج ہر اس غلط اقدار سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں جو غیرت کے نام پہ عورت قتل کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کیوں؟ کہانی سنا دیتا ہوں۔ اور پچکارنے کے انداز میں بولا۔ ایک آدمی تھا جس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا ایک دن گاؤں کے نمبردار کے لڑکے سے لڑ کر آیا اور پھر اسے جان سے بھی مار دیا۔ گھر آیا، باپ کو سارا قصہ سنایا۔ باپ کو یقین تھا اونچی ذات اور اونچے رتبے کے وہ لوگ یقیناً اس کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی نظر چولہے میں لکڑیاں ڈالتی بیٹی پہ پڑی۔ آدمی نے بیٹے سے کہا بندوق اٹھاؤ اور اپنی بہن کو جا کر مار دو۔ بیٹا ہتھے سے اکڑ گیا، مگر باپ نے اسے کچھ سمجھایا۔ سارا جوش ٹھنڈا اور بہن سے محبت ایک طرفہ ہو گئی۔ وہ چپ ہو گیا۔ شام تک سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ لڑکے نے نمبردار کے بیٹے کو غیرت کے نام پہ قتل کیا۔ سارے میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ لوگ جیسے چند لمحوں کے لیے بولنا بھول گئے ہوں۔ غیرت کے نام پہ ہونے والے تمام قتل ایسے سازشی نہیں ہوتے، لیکن 80% قتل صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ فلاں سے تعصب کا بدلہ لیا جائے، دیت کے نام پہ زمین ہٹائی جائے۔ بیٹیاں غیرت کی نہیں، عدم اعتمادی کی بہن چڑھ رہی ہیں۔ بغاوت اب ضروری ہے، مان اور اعتماد ضروری ہے، بیٹی کی مرضی اس کی شادی میں بہت 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 ضروری ہے۔ مجمع جیسے غفلت سے جاگا ہو، لوگ اب شور کر کے اس کی بات اور موجودگی کو ایک بار پھر سراہ رہے تھے۔ وہ سن رہا تھا، سنجیدہ نگاہیں لوگوں پہ جمی تھی۔ میں ہر اس رسم و رواج سے باغی ہوں جو عورت کو حق نہیں دیتا۔ یہ غیرت حیا کی پاسداری نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ معاشرے کا بڑا حصہ عورت کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ان کو اپنے پیچھے رہ جانے کا غم ہے۔ کالا گورا، خوبصورت بدصورت، برا ماضی، تابناک ماضی، روشن حال، پسماندہ حال، ٹوٹی شادی، کامیاب شادی ہمارے لیے ہر مسئلہ گوسر کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم سب جنگل کے وہی جانور ہیں جو ریس کورس کی دائیں بائیں کھڑے ہیں، اپنی کہانی کو بھاڑ میں جھونک کر ہم خرگوش اور کچھوے کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندر سے ہم ولنریبل ہیں، ہمارے اندر کم اعتماد ہے۔ وہ کیوں ہے؟ ہم اندر سے لوگوں کی کامیابی سے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم نہیں جلنا چاہتے، لیکن پھر بھی کچھ ہے ہمارے اندر جو کسی کو کامیاب بنتے نہیں دیکھ کر بہت بری طرح کھلتا ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے میک اپ اور جویلری سے جلن ہوتی ہے، نو آفینس، لیکن کئی بار ان کے پارٹنر سے بھی۔ وہ کہہ کر ہنسا تو لوگ بھی ہنس پڑے۔ لوگوں کا کیریئر بھی ہمیں انسیکیور کرتا ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی کے مرکزی کردار نہیں ہوتے۔ اس نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی ہو۔ میں نے کہا نا، ہم ریس کورس کے دائیں بائیں کھڑے جانور ہیں، ہم کچھوا نہیں ہیں جو اعتماد اور شان بے نیازی سے دنیا کے تمام غیر روایتی اقدار پہ لعنت بھیجتے کندھے کڑا کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے لیے باقی سب غیر اہم تھا، آپ کے لیے بھی ہوگا جب آپ دنیا کے غلط کو غلط اور درست کو درست کہنا شروع کریں گے۔ یہ اعتماد آپ کو تب نصیب ہوگا جب آپ اپنے فیصلے لیں گے اور اپنا انت ویسا بنائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ میں باغی ہوں۔ ہر غلط اقدار، رسم، سوچ، روایت، اصول، دوستی، محبت، رشتہ داری، ہر جگہ، ہر تعلق میں ہر غلط بات پہ بس یہ 3 لفظ کہنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا، کچھ چہروں پہ مایوسی تھی، کچھ پہ یاسیت، کچھ ایسے جیسے ان کا وقت گزر گیا ہو، مگر ان کے پاس ان کے لیے بھی حل تھا۔ اگر اپنی زندگی میں اپنا انت تبدیل کرنے کا وقت گزر گیا ہے تو ان لوگوں پہ دھیان دیں جو آپ کے ماضی کا عکس ہیں۔ ہوں گے آپ کے قریب کچھ ایسے لوگ جن کو آپ کی ضرورت ہوگی، جنہیں آپ کے مشورے چاہیے ہوں گے اور آپ کی مدد بھی، خاص طور پر آپ کا اپنا خداؤں سے مقابلے بازی اور جیتنے والی ریس میں با آپ کا اپنا خدا مطلب بھگائیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوش ہونا سیکھیں اور اپنے بچے کے معاملے میں ہواؤں پہ بھی یقین نہ کریں۔
ساری کہانی ہی پیرنٹنگ کی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور پہلا بات مات قدم باپ چلاتا ہے۔ غور کریں پلیز۔ اسٹیج پہ کھڑا شخص اب الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔ لوگ جو ہمیشہ اسے سنتے آئے تھے وہ آج بھی سن رہے تھے۔ اس کی واپسی کئی لوگوں کی دلی آرزو بن کر پوری ہوئی تھی۔ اس کی آخری سطر کہانی کا نچوڑ تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کہانی اسے دوبارہ اس طرح لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کا موقع نہیں دے گی۔ کہانی اسے بہت کچھ چھیننے والی تھی۔ نہ عمر کی سیما ہو، نہ جنم کا ہو بندھن۔ جب پیار کرے کوئی کوئی تو دیکھے کیول من، نئی ریت چلا کر تم یہ ریت امر کر دو۔ جگجیت سنگھ کا گانا اب بھی بج رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے لوگوں سے بڑا شکوہ ہے۔ کاغذ پہ چلتی قلم کی نوک زندگی کی داستان درج کر رہی تھی۔ لوگ مجھے ایسے جج کرتے ہیں جیسے خود جنت کی طرف باندھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کندھوں پہ آدھے خاندان کی لاشیں اٹھائی ہوں تب میں ان سے پوچھتا کس طرح یہ لوگ دولت اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے ماں، بہن، بھائی، چچا کے قتل معاف کرتے ہیں۔ معاف وہ کرتا ہے جس میں انتقام لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ فرعون صرف وہ نہیں بنتا جسے موقع نہیں ملتا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سیاہی اس کی انگلیوں کے درمیان لگ گئی تھی۔ خاندان کی موت آ جائے نا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ موت قتل ہو تب وہ ٹوٹا انسان کانچ بن جاتا ہے۔ جو قریب آئے گا زخمی ہوگا۔ جانتی ہو مجھ پہ کیا گزری تھی؟ چلو نہیں جانتی، شاید محسوس بھی نہیں کر سکتی، لیکن ایک بار یہ سوچو تمہارے آدھے خاندان سے، تمہارے جیسے زیادہ خاندان کسی نے تمہاری آنکھوں کے آگے مار دیا، پھر کسی نے تمہیں پائی پائی کے لیے ترسایا کہ تم قاتلوں کی اولاد سے محبت کر سکتی ہو یا پھر غاصبین کو معاف کر سکتی ہو۔ کوئی تمہیں ناحق مارتا تم اسے بخش دیتی؟ آنکھیں بند کرو اور بتاؤ کیا تم ایسا کرتی؟ کیسی بیوی ہو؟ شوہر 2 دن بعد گھر آ رہا ہے، مجھے لینے ایئرپورٹ ہی آ جاتی۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے مایوس ہوا تھا۔ وہ بس اسے جلد از جلد دیکھ لینا چاہتا تھا۔ نئی نئی شادی کے نخرے۔ ایئرپورٹ سے میرا ذاتی مسئلہ ہے، نہ لینے آؤں گی نہ چھوڑنے۔ میرے ساتھ چلنے کی حامی ہی بھر لیتی۔ وہ بیگ کندھے پہ درست کرتے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے آفر بھی تو نہیں کی؟ تمہارے تیور، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ فون کان سے لگائے ذرا سے فاصلے پہ اس کے سامنے کھڑی تھی، لبوں میں مسکراہٹ تھی، لباس پیروں کو چھوتا ہوا زمرد جیسا سبز۔ اس کے بعد ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا آپ کو کوئی تحفہ دوں، پھر سوچا میں خود کسی تحفے سے کم ہوں کیا؟ اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پہ گر رہی تھی، میک اپ کے بغیر شفاف چہرہ، لیکن وہ اسے دیکھ کر نہیں تھکا تھا۔ اس کے آئیں نقب میں سیاہ شرٹ اور سیاہی پینٹ میں ملبوس دراز کٹ ڈیزائن کھڑا تھا۔ مہدی کے پیروں میں جیسے زنجیر سی بند گئی ہو۔ ایک ساتھ کئی منظر آنکھوں کے آگے گھوم گئے جن پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ انسان کے بچے بن کر رہنا ورنہ گردن توڑ دوں گا۔ اسے پہلی بار سیاحت کے لیے ایئرپورٹ چھوڑتے وقت کیس نے اسے کہا تھا۔ اسے مہدی کے بیگ میں کپڑے خود ڈالے تھے، جوتے، گھڑیاں، بٹوا، پیسے، موبائل، ایک ایک چیز اس نے خود ترتیب دی تھی۔ ایک بات اور، اس نے آس پاس دیکھا اور اس کے قریب آ کر کہا، میں نے کچھ انتظام کر دیا ہے، ایک لائسنس پسٹل ہے، لیکن وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ میرا ایک جاننے والا ہے، جیسے ہی تم ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل کے جاؤ گے گن تمہیں مل جائے گی۔ حفاظت کے لیے ہتھیار ضروری ہوتا ہے۔ مہدی نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بھائی، میں ٹریول کرنے جا رہا ہوں، جنگ لڑنے نہیں۔ مجھے کوئی گن نہیں چاہیے۔ اپنے خرافاتی ذہن کو سلا دو۔ تکلیف کیا ہے آخر؟ وہ برہمی سے گرجا، تمہیں کچھ ہوا پھر؟ میں کس سے جا کر پوچھوں گا؟ کم از کم اپنی حفاظت کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ جواباً مہدی کچھ کہہ رہا تھا، کیس مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر منظر شیشے کی طرح ٹوٹ گیا، نازک کانچ اس کی انگلیوں کے ساتھ دل میں بھی کھبا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں سب سیٹ کر دوں گا۔ تمہیں زیادہ زخم لگا ہے کیا؟ اگر پیسے ختم تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ آخر میں وہ ایک بار پھر درس میں آ گیا۔ دوسری طرف انجان ملک میں خالی سڑک پہ کھڑا وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ فون بند کر گیا۔ گیس کمپنی نے کس طرح اس کے کاغذات کا مسئلہ حل کیا تھا، اسے پیسے پہنچائے یا پھر پاسپورٹ، ویزا اور آئی ڈی کارڈ کے اسے ٹریٹمنٹ دلوایا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس سارے وقت میں مہدی نے اگر کسی کو یاد کیا تھا تو وہ خدا کے بعد کیس کو یاد کیا تھا۔ کسی امید رکھی تھی تو وہ بھی کیس ہی تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کئی سال بعد سفید کمرے میں قید وہ اگر کسی کو پہلی بار یاد کرے گا تو وہ بھی کیس ہی ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی واپسی پہ وہ اسے ہمیشہ کی طرح ایئرپورٹ پہ ملا تھا، اور اس بار بیزاری سے گلے لگنے کے بجائے محبت سے گلے لگا گیا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی تھی۔ اس بار وہ کئی دن تک کسی
बात पे उससे खफा भी नहीं हुआ तो था। लोग तो लुट-लुटा कर आ जाते हैं। तुमने तो हिम्मत की है, कपड़े और जूते बचा कर लाए हो। उसके कंधे पे फैलाए, साथ चलते हुए तसल्ली दी, हर बार ही दिया करता था। 12 साल बच्चे को उसने जिस एहतियात से पाला था, 23 साल के होने तक वो तवज्जो और एहतियात कम नहीं हुआ था। लोग उससे पूछते थे, वो कैस गंभीर की हर बात क्यों सह जाता है? मेहदी ये नहीं बता सकता था कि कैस गंभीर ने उसके लिए क्या-क्या सहा था। कोई नफ़रत, कोई सानिया, कोई तूफ़ान अगर दरमियान दायमी जुदाई नहीं ला सकता था, नामुमकिन। ऐसी औरतों से दूर रहो। तुम्हें फांसना चाहती है वो। मैं उसके घर नहीं जा रहा कैस। वो ग्रुप में शामिल है, मैं उसे निकाल नहीं सकता। कपड़े बांधते वो कुछ झुंझलाया। अगर तुम कोई स्कैंडल साथ लेकर आए तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी, जिंदा दफना दूंगा। मेहदी ने ठहर कर बेबसी से उसे देखा। मोहब्बत जताने के ये अंदाज उसे किसने सिखाए थे? मुझे एयरपोर्ट छोड़ने तुम चलोगे? पैकिंग पे वापस ध्यान देते उसने नाखून जारी किया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाप का खादम खास तो हूँ ना। गाड़ी के पिछले नसीब पे बैठते हुए कैश ने कुछ सूंघा, फिर मेहदी के चेहरे की तरफ देखा। अंदाज मशकूक था। मेरे एहतराम में सिगरेट बुझाते हो या मेरे डर से? डरता मैं किसी से नहीं, उसने शान बेनियाजी से कहा। शायद एहतराम करता हूँ। इतना ही एहतराम है तो छोड़ क्यों नहीं देते? जिस दिन तुम मुझसे नफरत करना छोड़ दोगे, उस दिन मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। नामुमकिन सी बात की उसने। यानी जिंदगी में नहीं छोड़ोगे? क्या इसने बजाय नॉर्मल अंदाज में कहा था, मगर मेहदी के दिल पे कोई भारी सा पत्थर बहुत जोर से आ लगा था। वो चुप हो गया और फिर सारे रास्ते वो कुछ नहीं बोला। उन दोनों उन दिनों वो बहुत जल्दी हिम्मत हार दिया करता था। कई वर्ष बाद पहले की तरह याद आया था। मेहदी ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि वो किसी और के लिए आया होगा। उन्हों वो दोनों एक दूसरे की परछाई थे। साया कब किसकी तरफ पलटेगा ये इल्म होता है। कैस ने उसने कैस को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड दोनों। वो उसके कंधे के पीछे उसे देख रहा था, जिसने एक पल के लिए भी मेहदी से निगाह नहीं हटाई थी। जीनिया ने चौंक कर उसकी नजरों के इर्तकाज पे पलट कर देखा और वो ठटकी। अब ने अब जीनिया को नहीं देखा था। आपने बुलाया है? वो तहरीर सी रजा से मुड़ी। मेरे शौक से। और हमारे कुछ दिन पहले वाले याराने याराने से तुम्हें क्या लगता है? मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती। उसने सागोई से कलाम किया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? करण अर्जुन के हिस्सा गोइम की शूटिंग बराह रास्त देखोगी या फिर घर जाऊं? उसका मूड बुरी तरह खराब हुआ था। गैस ढीठों की तरह अपनी जगह पे खड़ा था। मेहदी ने उसे निगाह हटाकर जीनिया को देखा। अंदाज गैर आरामदायक था। मैं तो पैदाइशी जन्मरीद हूँ, जो आप कहें सर तस्लीम हम। और जाकर भी अपने लहजे में मुशाशियत न पैदा कर सका। इसलिए मैं गैस उसकी तरफ बढ़ा। किसी मुसाफिर की आंखों पे चढ़े चश्मे के अक्सों में जीनिया उसी की तरफ आते देख सकती थी उसे। उसने कंधे ढीले छोड़ दिए। चेहरे का तनाव खत्म हुआ कि कम अंदाजा नहीं था। घर आकर मुझसे फ्री होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और खाना अपने करण अर्जुन के साथ खाकर आगे का। मैं आपके इंतज़ार में नहीं बैठूँगी। उसे बहुत बुरा लगा था। वो उसे मिस करती रही थी। घर से उसके साथ खाने का मंसूबा बनाकर आई थी और सब खराब। आई लव यू टू। मेहदी ने धीरे से सरगोशी की। जीनिया सर नफ़ी में हिलाते हुए उस तरफ बढ़ गई, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर भी। मेहदी ने ड्राइवर को करीब बुलाया और उस चंद हिदायत दी। वो सर हिलाकर पलट गया। गाड़ी के पीछे नसीब पे बैठी लड़की को हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए जेरे लब बाय कह रहा था। गाड़ी के आगे बढ़ गई तो कैस की तरफ आया। तासुरात फौरन सख्त हो गए। मैं तुम्हारे ताने और तंज सुनने के लिए घर आ सकता था। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? उसने कैस के करीब रुककर खड़े खड़े अंदाज में पूछा। माथे पे बल थे। मेरा दिल क्या किया मैं तुम्हें लेने आऊं, वैसे मैं लेने आ जैसे पहले लेने आया करता था। पहले मुझे अच्छा लगता था और अब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे अच्छा लगता है। मैंने सर हिलाया, खुद को कुछ सच तो कहने से रोका। मैं भी अपनी पहली बीवी कैस को बस से पुश डालकर तुम्हारे लिए आता रहा हूँ। हिसाब लोगे? ये वाहिद चीज है जो मैं छोड़ता हूँ नहीं। क्या कहना है जल्दी कहो। उसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। कोई वक्त था जब मेहदी उसके पास ऐसे अल्फाज के लिए तरसता और एक दौर था हर लफ्ज को कुफ तो
کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، مگر کچھ کہ اس انسان کو منع نہیں کر سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر جا رہے تھے۔ آوازیں مدھم تھی، چہرے غیر واضح اور پہلی غیر حل شدہ۔ کاتب تقدیر کے ارادے کیا تھے؟